नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 10 बुलेटिन में। मैं आपके साथ समृद्धि यादव। आज हम आपको देश की सबसे बड़ी 10 खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। पहली खबर भिवानी से सेवा और मानवता की मिसाल पेश करने वाली खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, रक्तवीर मनीष वर्मा ने अपनी शादी की सालगिरह पर 23वां रक्तदान शिविर आयोजित किया। इस शिविर में 23 लोगों के रक्तदान कर जरूरतमंदों की मदद की। मुख्य अतिथि डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने रक्तदान को सबसे बड़ा दान बताया है। साथ ही युवाओं ने इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की है। आज रक्तवीर मनीष वर्मा जी की सालगिरह पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में युवा रक्तदान कर पुण्य के भागी बन रही हैं। मैं सभी शहरवासियों से प्रार्थना करूंगा कि अब मौसम बदल रहा है, गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है, तो ऐसे समय में रक्त की जरूरत पड़ती है, खासकर गर्भवती महिलाओं, थैलेसीमिया पेशेंट और एक्सीडेंट केसेस के लिए। तो रक्तदान से संबंधित सूचना मिलते ही आप आएँ। 9 से 1 बजे तक ब्लड बैंक खुला रहता है। आकर रक्तदान करो और पुण्य के भागी बने। अभी तक 20 के करीब रक्तदाताओं ने रक्तदान कर लिया है। अन्य रक्तदाताओं का आना जारी है। रक्तदान को लेकर के किसी से देखना महादान की लोगों की जीवन बचाने में कारगर। रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है। एक व्यक्ति के रक्तदान करने से 4 व्यक्तियों की जान बचती है। और जो आदमी रक्तदान करता है उसकी टेस्टिंग होती है। अगर उसको कोई दिक्कत होती है तो उसको सूचना दी जाती है। तो एक के साथ साथ 5 आदमियों को इसका फायदा मिलता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रक्तदान करें और अपनी स्वास्थ्य की जांच भी इस बहाने से कराएं और पुण्य के भागी बने। कितने वर्षों से आप रक्तदान की मुहिम को बढ़ा रहे हैं? मैं 1994 से रक्तदान की मुहिम में लगा हुआ हूँ। हम सालगिरह, पुण्यतिथि, रस्म पगड़ी पर रक्तदान शिविर लगवाते हैं, ताकि इसलिए लगवाते हैं कि लोग रक्तदान के प्रति जो भ्रांति है, उनका शंका है, वो दूर हो और रक्तदान कर अपने आप को स्वस्थ साबित करें। आज का रक्तदान कैंप सारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से मनीष वर्मा जी की सालगिरह के ऊपर किया गया है। सबसे पहले तो इनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और बाकी लोगों से भी अनुग्रह करती हूँ कि और अनुरोध पूर्वक कि वो लोग भी आगे ऐसा कोई ओकेजन आए, कोई सालगिरह आती है, कोई जन्मदिन आता है या कोई पुण्यतिथि होती है, तो ये धर्म का काम करने का कष्ट करें। रक्तदान से किस तरह से देख रहे हैं लोगों की जान बचाई जा रही है, खासकर एक्सीडेंटल गर्भवती महिलाओं की सहयोग करता है। रक्तदान एक बहुत ही नेक काम है। इससे सिर्फ एक्सीडेंटल या गर्भवती महिलाओं के नहीं, जैसे हमारे कैंसर के पेशेंट होते हैं, आज भी हमारे भारत देश में बहुत से एनीमिया के पेशेंट होते हैं, तो इस तरह थैलेसीमिया के बच्चे हैं, बाकी काफ़ी तरह के लोग होते हैं जिनकी हम जान बचाते हैं। एक यूनिट से हम मिनिमम 4 लोगों की जान बचा लेते हैं, क्योंकि उसके हम 4 कंपोनेंट अलग अलग बना लेते हैं। लोगों में धारणाएं हैं रक्तदान करने से कमजोरी आती है, बहुत से लोग इसलिए आगे भी नहीं बढ़ते। नहीं, रक्तदान करने से ऐसा कुछ नहीं होता, ना ही तो आपके शरीर में कमजोरी आती, बल्कि आपकी जो ब्लड को बनने की जो प्रक्रिया होती है वो और तेज हो जाती है। ये आपको काफ़ी बीमारियों से भी बचाता है, जैसे हार्ट अटैक हो गया। रेगुलर आपका चेकअप भी हो जाता है। आप अगर अपना एक यूनिट ब्लड डोनेट करते हो तो आपके सारे टेस्ट, मैक्सिमम जो टेस्ट होते हैं वो हम लगाते हैं उस यूनिट पे, तो आपको एक फ्रीली आपका बॉडी चेकअप भी हो जाता है। अगर कुछ आता है तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं उसके लिए। रक्तदान करने के लिए मनुष्य अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहले तो अगर 50 साल के बाद अगर वो ओल्ड एज है तो फर्स्ट टाइम नहीं दे पाएगा। अंडरवेट बंदा नहीं दे पाएगा, जैसे 45 केजी से नीचे ब्लड है तो वो नहीं दे पाएगा। अगर उसको कोई क्रोनिक बीमारी चल रही है, वो मेडिकेशन पे है, या उसकी अभी रिसेंटली कोई सर्जरी हुई है, या रिसेंटली कोई 2-3 दिन से एंटीबायोटिक ले रहा है, या 24 घंटे में अल्कोहल वगैरह लिया है, तो वो भी नहीं दे पाता। इस तरह काफ़ी क्राइटेरिया होते हैं जिसमें वो नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में आम नागरिकों से क्या अपील करना चाहिए? रक्तदान की मुहिम किस तरह से बढ़ सकता है लोगों की जान? मैं आम नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगी कि जब वो पूर्णतः स्वस्थ हों तो वो कभी भी आके, किसी भी समय आके हमें, यहाँ पे 24 घंटे में 7 वर्किंग रहता है ब्लड बैंक, आके वो लोग अपना ब्लड डोनेट करें। उससे उनका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हमारे ज़िले में भी काफ़ी ठीक रहेगा शरीर। क्या नाम है? सॉरी, मेरा नाम डॉक्टर हर्ष कुमार।
कुरुक्षेत्र से भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आई है। जी हां, आपको बता दें, विजिलेंस टीम ने महिला एएसआई शर्मिला देवी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 35,000 रुपए की मांग की थी, जिसमें से 2,000 रुपए पहले ही ले लिए गए थे, जबकि 33,000 रुपए लेते समय पकड़ लिया गया। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। आज हम सुबह किसी काम से टीम के साथ यहाँ पे आए हुए थे सेक्टर 13 में। तो वहाँ पे हमें कंप्लेनेंट का फ़ोन आया, तो कंप्लेनेंट आगे मिला तो हमने उसने एक दरख्वास्त के मामले में, ये है अपना शर्मिला मलिक, जो हेल्प डेस्क पे लगी हुई थी कुरुक्षेत्र KUK थाने में। उसने अपना वो 35,000 रुपये इनसे मांगे थे अपने उसके लिए। उसमें 33,000 रुपये में आज पकड़ी गई है, 2,000 पहले ले लिए। तो आगे की जांच जारी है। आगे की जांच जारी। मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज हो गया, जांच जारी। जांच। कुरुक्षेत्र में गेहूं खरीद को लेकर सरकार सक्रिय नजर आ रही है। जी आपको बता दें, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शाहबाद, बाबेन और लाडवा मंडियों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए, साथ ही किसानों और मजदूरों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। सरकार ने खरीद प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता का भरोसा दिलाया है। गेहूँ खरीद सीजन में परेशानी ना आए। देखिए, मंडी में अब रबी का सीजन चालू हो रहा है 1 अप्रैल से, परचेज चालू हो रही है और सरकार ने सारे प्रबंध कर रखे। तो जो पोर्टल पे वेरिफिकेशन की जो जानकारी लेने के लिए हम सारी मंडियों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई सारे विधायक अपने अपने मंडियों में जरूर जाओ। मंडियों में किसान की, आड़ती की कोई सरकारी तौर से कोई दिक्कत आए तो उसको सुन के उसको दूर कराओ। कोई बारदाने की कमी हो, कोई पोर्टल वेरिफिकेशन की कमी हो, तो ये सारी चीजों को देखते हुए हम जहां भी गए तकरीबन सारी जगह काम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मौसम तो परमात्मा के हाथ में है। बिल्कुल। और वो बाकी जो सरकार के जो हाथ में है वो सारा किसान के साथ है। मंत्री, जिस तरह से सीजन जोर पकड़ता है तो उठान की दिक्कत आ जाती है, मंडी जो है कट्टों से हट जाती है। उठान के लिए जरूरी है, उठान के लिए तो इस बार सरकार चौकस है, टेंडर हो गया। और मैं समझूंगा अभी हमारे जो यहाँ के एसडीएम साहब हैं, डीसी साहब हैं, वो इसकी गौर करेंगे। डिपार्टमेंट वाला जो परचेज कर रहा है जो एजेंसी, वो एजेंसी उठाने की भी प्रयास करें, उसको लगातार उठवाए। तो किसानों के लिए जैसे कि 12% नमी तय की है, अपील भी करें 12% नमी तक ही वो गेहूँ। देखिए, कोई भी चीज है देखो सूख के रखी जाती है। जब हम गोदाम में स्टोर में रखेंगे तो उसका चेक करके उसकी नमी ना हो, खराब ना हो अनाज, क्योंकि अनाज तो 6 महीने में पैदा होता है। ये इसको सामना भी एक जरूरी है और वो सुखा के ही रखा जाता है। मैं समझता हूँ कि वैसे सूखा ही आता है। शुरू में 1-2 दिन की बात है, थोड़ा मौसम नरम सा है, ये नहीं तो गेहूं के सीजन में कोई दिक्कत नहीं आती। जैसा कि बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू किया गया, इस पर क्या किसानों को दिक्कत तो नहीं है इसे लेकर? बायोमेट्रिक में कुछ भी नहीं है। 10-10 दुकानों पे ये किसका वो कर दिया, सिस्टम कर दिया, और कोई भी कहीं करा सकता है। किसान मंडी में ले आके अब जिस टाइम वो बोली होगी उसी टाइम उसका वो हो जाएगा, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी का ये अपने ऑफिस में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। श्याम सिंह जी राणा जी ने आज मेरे ख्याल सारे कम से कम 15 मंडियाँ घूमे हैं और सरकार की जो नियम और नीति के अनुसार हमारे को भी मोटिवेट किया है, हमारे को भी आज चार्ज किया है और हमारे साथ खड़े हैं। हम वादा करते हैं भी किसी किसान को भी नायब सैनी जी की सरकार दिक्कत नहीं आने देंगे और हर एक का एक दाना खरीदा जाएगा। बायोमेट्रिक से घबराए ना, कोई पैनिक क्रिएट करता है उससे पैनिक ना क्रिएट कराएं।
आप आए, खुल के आए, मंडियों में आए, कोई दिक्कत है? ये ऑफिस राणा जी के निर्देश में ये चल रहा है, 24 घंटे एक्टिव है। तो सब आपकी मांगों को एक ही मिनट में मोहर लगा दी है कि जल्द पूरी कर देंगे सभी मांगे। राणा जी इस कार्य के लिए तो हमेशा से फेमस हैं। वो कोई भी मांग होती है, हमारी डिमांड होती है, उसको पूरा करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय कृषि मंत्री जी का, और उनका इस ऑफिस में भी स्वागत करता हूं, और शाहबाद हल्के के सभी किसानों की तरफ से, सभी आड़तियों की तरफ से स्वागत है राणा जी। कपूर साहब किसी को बजट का मसला है, हमने अभी भंतर भरपाई की अपील भी की है, और माननीय कृषि मंत्री जी ने 1 मिनट में मान ली है भी जैसे ही बजट आ जाएगा। और शाहबाद हल्के में आलू की जो फसल की इस बार दुर्गति हुई है, तो ये माननीय कृषि मंत्री जी और नायब सैनी जी इसको पूरा करने का काम करेंगे, ये हमारे को पूरी उम्मीद है पूरी। हिमाचल समेत उत्तर भारत में शुक्रवार रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। जी आपको बता दें, करीब 9:45 पर आए ये झटके पूरे सेकंड के थे। अचानक झटकों से लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल गए। शिमला सहित कई जिलों में इसका असर देखने को मिला। हालांकि रात की भरी खबर ये है कि इससे किसी भी बड़े नुकसान की सूचना सामने नहीं आई है। उत्तर भारत के समेत हिमाचल प्रदेश में भी शुक्रवार रात्रि को भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में यानी कि 9:45 पर जो भूकंप महसूस किया गया, जो कि यानी कि 3 से 4 सेकंड तक महसूस किया गया। ऐसे में खासकर अगर राजधानी शिमला समेत अगर बात करें, जिला शिमला, कांगड़ा, मंडी, सोलन, हमीरपुर, बिलासपुर में यह जो भूकंप के जो झटके हैं महसूस किए गए। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश वैसे भी जिस तरीके से संवेदनशील जोन यानी कि 5 में आता है, और इससे पहले भी अगर जो देखा जाए, जो कांगड़ा में एक बार जब भूकंप आया था तो कई लोगों की वहां पर जाने गई है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वहां पर 2 मंजिलों से अधिक जो मकान है आज भी नहीं बनते हैं। और वहीं अगर देखा जाए जिस तरीके से बीते रात्रि को यानी कि 9:45 में जब भूकंप आया तो लोग अपने घरों से बाहर निकले, और जो लोगों ने महसूस किया जिस तरीके से उनके चाहे पंखे थे, लाइटें थे, यहाँ सजावट की जो चीजें लटकाई गई थी वो हिलते हुए महसूस की गई, जिसके चलते जो लोग अपने घरों से बाहर निकले। अगर देखा जाए जिस तरीके से जो भूकंप है यानी कि प्लेटों के लगातार जो तैरती रहती है, कई बार ये आपस में टकरा जाती है, जिसके चलते जो ये भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। टकराने से कई बार जो प्लेटों के जो कोने हैं मुड़ जाते हैं, जिसके चलते जो प्रदेश में जिस तरीके से जो भूकंप महसूस किया गया। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश वैसे भी संवेदनशील है, और हिमाचल प्रदेश जो भूकंप से पहले भी कई बार नुकसान हुआ था, लेकिन गनीमत यह रही कि अभी तक किसी भी जानी या माल का कोई भी नुकसान प्रदेश में नहीं देखने को मिला। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने में भी सर्दियों जैसा मौसम बना हुआ है। जी आपको बता दें, ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बर्फबारी और से जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं कई जिलों में बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का असर देखने को मिल रहा है। जी हाँ, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार जिस तरीके से मौसम करवट बदल रहा है, अगर देखा जाए आज भी यानी कि 4 जिला के लिए ओलावृष्टि और आंधी तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगर देखा जाए 9 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मैदानी इलाकों में वर्षा और मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई गई है। अगर देखा जाए 1 या 2 दिन छोड़कर जिस तरह के ऑरेंज अलर्ट खासकर आंधी तूफान का दिया गया है, जबकि देखा जा रहा है अगर अप्रैल माह में जिस तरीके से गर्मी हिमाचल प्रदेश में हो जाती
जाती थी, लेकिन अभी भी जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है, ऐसे में जनवरी जैसी ठंड यानी कि अप्रैल माह में भी देखने को मिल रही है। और जबकि देखा भी जाता है जिस तरीके से मैदानी इलाकों में गर्मी, ऐसे में लगातार जो बाहरी राज्यों से जो पर्यटक है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश में घूमने पहुंच रहे हैं। फिलहाल अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो राजधानी शिमला में भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, जबकि बीते शाम से ही राजधानी शिमला में रिमझिम रिमझिम वर्षा होना शुरू हो चुकी थी। और जबकि अगर हम ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें जिसमें लाहौल स्पीति की श्रृंखलाधरा, रोहतांग और बारालाचा में बर्फबारी हुई है। इसके अलावा देखा जा रहा है लाहौल स्पीति की जो कुछ एक सड़क मार्ग बर्फबारी के चलते बंद हो चुके, अवरुद्ध हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन का यही प्रयास रहेगा कि इन सड़क मार्गों को खोला जाए, क्योंकि शनिवार और रविवार यानी कि वीकेंड के दौरान अक्सर देखा जाता है बाहरी राज्यों से जो पर्यटक है, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्यों से जो पर्यटक है हिमाचल प्रदेश में घूमने पहुंचते हैं। और ऐसे में जो सड़क मार्ग को खोलने का प्रयास प्रशासन की ओर से किया जाएगा। अगर देखा जाए कुल्लू और लाहौल स्पीति प्रशासन के साथ साथ बीआरओ की टीम लगातार जो सड़क मार्ग को खोलने का प्रयास कर रही है। और अक्सर देखा जाता है ब्लैक आइस के चलते दुर्घटनाओं के भी कई मामले सामने आते हैं। फिलहाल अगर राजधानी शिमला की हम बात करें तो मैं फिर से चाहूंगा कि कुछ यहाँ की तस्वीरें दिखाई जाए, जिस तरीके से राजधानी शिमला में जो आसमान में जो बादल छाए हुए। इसके अलावा बताना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति जिला के ऊंचे पहाड़ों पर जो अप्रैल में भी बर्फबारी हो रही है, और बीती रात को भी अटल टनल, रोहतांग और श्रृंखलाधरा में ताजा बर्फबारी हुआ है। इसके साथ राज्य के अन्य जिलों में बीती रात को जो बारिश हुई है, आईएमडी के अनुसार यानी कि अगले 6 दिन तक बारिश के आसार बने रहेंगे। जबकि कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला जिला में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर को छोड़कर अन्य सभी जिला के लिए येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की गई है। अगर देखा जाए 5 और 6 अप्रैल को 6 जिला में येलो अलर्ट की चेतावनी दी है, जबकि 7 अप्रैल को यानी कि 10 जिला के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है। 8 अप्रैल की अगर हम बात करें तो ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी दी गई है। अलर्ट ओलावृष्टि और तूफान को लेकर दिया गया है। आईएमडी के अनुसार लोगों को सतर्क और अधिक ऊंचे क्षेत्रों में यात्रा टलने की सलाह दी गई है। विशेषकर अटल टनल, रोहतांग, नॉर्थ पोर्टल क्षेत्र में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। अगर देखा जाए आईएमडी के अनुसार जो मौसम में बदलाव के बाद ऊंचे पहाड़ों पर जनवरी जैसी ठंड लौट आई है। इसके साथ ही अगर देखा जाए बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 4.6 डिग्री कम हुआ है। और इसके बाद जो प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान भी सामान्य से 2.6 डिग्री सेल्सियस नीचे गिरा है। अगले एक सप्ताह तक ठंड से राहत के आसार नहीं लग रहे और पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी जारी रहने से जो तापमान में अभी भी अगर देखा जाए 3 से 4 डिग्री की गिरावट आई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या है किसान और बागवानों को देखने को मिल रही है। अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 70% से अधिक किसान और बागवान है। ऐसे 5500 करोड़ का कारोबार सेब के ऊपर निर्भर करता है। निश्चित तौर पर यदि मौसम खराब रहता है इससे कहीं ना तो कहीं जो किसान और बागवान है उन्हें भी काफी नुकसान झेलना पड़ता है और मौसमी सब्जी के साथ साथ सेब पर इसका असर देखने को मिल सकता है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तब तक देखते रहिए लोकल 7 न्यूज। ये कहानी शुरू हुई थी एक सपने के साथ। भारत में एक ऐसी ट्रैवल कंपनी बनाना जो सफलता की मिसाल बने। धीरे धीरे ये सपना एक लक्ष्य बना और फिर एक लेगेसी। ये कहानी है फ्लाई शॉप की। 2013 में हमने दिल्ली में एज अ ट्रैवल एजेंट अपने सफर की शुरुआत की। धीरे धीरे हमने कॉर्पोरेट ट्रैवल में भी कदम रखा और अपनी पहचान बनाई। हमने ट्रैवल इंडस्ट्री की बारीकियों को समझा और महसूस किया कि ट्रैवल एजेंट्स को मैनुअल प्रोसेस, लिमिटेड ऑप्शंस और बिजनेस को डिजिटल बनाने जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यही समझ हमें एक नई राह पर ले गई, एक ऐसा B2B ट्रैवल प्लेटफॉर्म बनाने की जो हर ट्रैवल एजेंट को आत्मनिर्भर बनाए। नए अवसरों और चुनौतियों के बीच हमने B2B ट्रैवल पोर्टल, API सर्विसेज जैसे सॉल्यूशंस पेश किए। इससे ट्रैवल एजेंट्स को अपना बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन ले जाने का मौका मिला। 2019 में हमारी मेहनत रंग लाई जब फ्लाई शॉप को मोस्ट कस्टमर फ्रेंडली कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तब तक हम कई ट्रैवल एजेंट्स के साथ काम कर रहे थे। फिर कोविड आया और सभी एजेंट्स के लिए बिजनेस करना नामुमकिन सा हो गया। लेकिन फ्लाई शॉप रुका नहीं। हमने इंडस्ट्री को समझा और एक ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट बनाया जिससे एजेंट्स बेहद कम इन्वेस्टमेंट में अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन सर्विस दे सके। आज 900 से ज्यादा व्हाइट लेवल पार्टनर्स अपने बिजनेस को सफलतापूर्वक बढ़ा रहे हैं और फ्लाई शॉप 24,000 प्लस ट्रैवल एजेंट्स और 100 प्लस API पार्टनर्स के साथ इंडस्ट्री में नए स्टैंडर्ड सेट कर रहा है। हमारा मिशन है हर ट्रैवल एजेंट और बिजनेस ओनर को सशक्त बनाना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। तो चलिए रुक करते हैं अगली कुछ खबरों की ओर। अगली खबर शिमला से। शिमला के मॉल रोड प्रोजेक्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। जी हां, आपको बता दें, भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर जनता के पैसे की बर्बादी का आरोप लगाया है। कहा जा रहा है कि 260 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट बिना जरूरत शुरू किया गया था। नेताओं ने फंड के सही उपयोग पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले को लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही है। तो वर्षों से मॉल रोड के आसपास अनेकों स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट इस सरकार ने बिखेर कर रखे हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे हैं, जैसे आपने छोटा शिमला से जो डक्ट बनकर आ रहा है, लगभग 260 करोड़ रुपए की उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है, जो मुझे लगता है कि जनता के पैसों की सीधी सीधी बर्बादी है। इसका कॉस्ट का एनालिसिस किए बिना, इसका फायदा क्या होने वाला है, इसका कितना फायदा होने वाला है, इसका एनालिसिस किए बिना इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। और इसके कारण पर्यटकों को, स्थानीय जनता को, व्यापारियों को, हर प्रकार के लोगों को बहुत बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा अगर लक्कड़ बाजार से एक लिफ्ट का काम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ही चल रहा था, वो पूरी तरह से बंद पड़ा है। ऑकलैंड टनल के पास भी एक लिफ्ट बनने वाली थी, वो काम बंद पड़ा है। जबकि ये पैसा पूरा स्मार्ट सिटी का पैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है। यहाँ की जो सरकार है वो इस पैसे को भी अच्छी तरह से खर्च नहीं कर पा रही। जो खर्चा कर भी रही है वो ऐसी जगह खर्च कर रही है जिसका सीधे तौर पर जनता को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है कि अगर ये जो 260 करोड़ रुपए इस डक्ट में खर्च कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और कांग्रेस की सरकार, ये पैसा अगर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए सड़क पर खर्च किया होता तो उसका बहुत ज्यादा लाभ हो सकता था। आज अगर हम बात करें तो ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। घंटों, कई बार अगर हमने शिमला के अंदर जाना है तो शिमला क्रॉस करने में घंटों का समय लग रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारी कड़ी प्रतिक्रिया है कि सरकार इस पर श्वेत पत्र लाए और जनता को बताए कि इस प्रोजेक्ट का कितना लाभ होने वाला है। जो आप 260 करोड़ रुपए, और प्रोजेक्ट खत्म होने तक मुझे लगता है कि ये काफी ऊपर का और बजट बढ़ेगा। इसका श्वेत पत्र लाएं और जनता को बताएं कि इस प्रोजेक्ट का आप जनता को सीधे तौर पर कितना फायदा होने वाला है। या फिर इस प्रोजेक्ट की जगह अगर कोई और काम किया होता तो उससे जनता को कितना लाभ हो सकता था। और जो भी ये पेंडिंग काम पड़े हैं, मेरा अनुरोध है सरकार से कि इस पर ध्यान दें और जल्द से जल्द इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हमारी केंद्र की सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बहुत बड़ी राशि इस शहर को दी है। उसका सदुपयोग करके, ताकि वो पैसा जनता के काम आ सके, इसकी भी चिंता करें। और विशेष तौर पर इस प्रोजेक्ट का श्वेत पत्र लाकर जनता को जवाब देना, ये इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पावंटा साहिब में गर्मी शुरू होते ही पेयजल संकट गहराने लगा है। जी हां, आपको बता दें, कई क्षेत्रों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने से लोग परेशान हो रहे हैं। गिरीश अम्याल रुद्यान योजना पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद पानी नहीं मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने योजना को पूरी तरीके से फेल बताया है। वहीं प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की जा रही है। एक्शन जल शक्ति विभाग पावंटा साहब से मिले और इस पूरी डिवीज़न के अंदर जो भी पानी की समस्या चल रही लोगों की, उसके बारे में हमने उनसे विस्तार से बात की। इस डिवीज़न के अंदर इनके पास एक तो मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। हमें ये बताया गया कि 470 जो मैन पावर है उसके अगेंस्ट सिर्फ 60 या 70 लोग काम कर रहे हैं। तो यहीं से पता चलता है कि यहाँ पर विभाग की क्या स्थिति है। गिरीश अम्याला रुदाना उठाऊ पेयजल योजना 2007 में ये स्वीकृत हुई थी। 20 साल तक इस पर काम चलता रहा और 2022 में ये आधी अधूरी योजना जो है वो उसका उद्घाटन कर दिया गया।
लेकिन पानी आज तक भी नहीं आया है। तो मतलब विभाग सुस्त है, जनता त्रस्त है और नेतागण यहाँ पर अज्ञातवास में है। उनका अता पता ही कोई नहीं है, जवाबदेही किसी की नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जनता के अंदर बहुत आक्रोश है और आज हमने इनको कहा है कि इस स्कीम को भी जल्दी शुरू कराएं और ताकि आने वाला जो सीजन है अभी गर्मियों का, उस पर लोगों को किसी टाइप की कोई तकलीफ ना हो। हमीरपुर में ज्योतिर्लिंग यात्रा के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जी हां, आपको बता दें गांधी चौक पर श्रद्धालुओं ने फूलों की वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। साथ ही पूजा अर्चना के साथ पूरे क्षेत्र में धार्मिक माहौल बन गया है। इस यात्रा में देश भर के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन शामिल है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी से आयोजन खास बन गया। आज का दिन जिला हमीरपुर के लिए बहुत बड़ी सौभाग्य का दिन है। आज सोमनाथ में ज्योतिर्लिंग जो कि पवित्र 1000 वर्ष पुराना ज्योतिर्लिंग जिला हमीरपुर में पहुंचा है, ऐसी यात्रा की शुरुआत सबसे पहले शुरुआत हुई थी चंबा से। चंबा में पहला दिन 1 तारीख से शुरू हुआ, उसके बाद धर्मशाला से होते हुए आज जिला हमीरपुर में पहुंची है। उसके बाद अगला दिन ऊना में रहेगा और केवल मात्र 10 दिन के लिए ज्योतिर्लिंग जिला हमीरपुर की तरह बाकी जगह पर पूरे प्रदेश में 10 तारीख तक रहेगा। अगले 3-4 दिन का शेड्यूल मेरे पास था, परंतु इसका विवरण अगर आप जानना तो हमारी साइट। फर्रुखाबाद से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां आपको बता दें थार गाड़ी से दबकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। जहां घटना उस समय हुई जब परिवार का एक सदस्य गाड़ी खड़ी कर रहा था। अचानक गाड़ी के पीछे बढ़ी और एक महिला उसकी चपेट में आ गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। सीकर जिले के नवनियुक्त कलेक्टर आशीष मोदी ने पदभार संभालने से पहले खाटू श्याम जी में दर्शन किए। जी हां, आपको बता दें उन्होंने बाबा श्याम के दरबार में पूजना अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर समिति की ओर से उनका स्वागत और सम्मान किया गया। साथ ही इस दौरान कई प्रशासनिक अधिकारी भी वहां मौजूद रहे। पूरे आयोजन में श्रद्धा और आस्था का माहौल देखने को मिला। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।